हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माउंट फिजिक्स में एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और एरिया वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। तो गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली हैं आप उनको प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी अगर आप मिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ से मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी चीज़ से कैसे निकाली जाती है, उसका तरीका आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और बहुत ही सारे बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कंडक्टिंग शेल क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग शेल क्या होता है, इंसुलेटिंग शेल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, या फिर स्फीयर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूजन है आपका आगे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। और सारी वीडियोस देखनी है, रोज़ मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉस लॉ आपको सभी को आइडिया होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक जो आप जानते हो बात की, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये चीज़ पहले आपको समझनी पड़ेगी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है देखते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर शीट है। तो अगर मान लो आपको इसका एरिया वेक्टर बताना है, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो आप सभी को निकालना आता है कि स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का L/B होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, लेकिन वेक्टर कैसे पता करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, क्योंकि वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होगी हमेशा ध्यान रखनी है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। मान लो ये क्या है, एक स्क्वायर शीट है, पेपर की शीट, प्लेन शीट है, कुछ भी है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस तरीके से। ये जो मार्कर है जो सरफेस से बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यानी कि ये जो पेपर है आपका कौन से प्लेन में है, ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट है ये आपका एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड एक्सिस, यानी कि ये वाला एक्सिस। तो इस वाले एक्सिस पर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। या तो आप इस तरफ को ले सकते हो प्लस जेड में, या फिर आप उस तरफ ले सकते हो, ठीक है। 2D के केस में क्या होता है, 2D केसेस जो होते हैं, यानी कि जो जिनकी जो फिगर होती है वो सिर्फ एक प्लेन में होती है, तो उस केस में आप डायरेक्शन जो है पॉजिटिव परपेंडिकुलर एक्सिस में ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो। मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आप इधर भी ले सकते हो और पीछे की तरफ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 3D केसेस होते हैं, हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा बाहर की तरफ ली जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये पाम है, तो इस पाम का आपको एरिया वेक्टर बताना है। मान लो ये 2D है, हम इसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे, 2D है, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। इससे सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। और आप एरिया वेक्टर नीचे की तरफ भी बना सकते हो इसका। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि 2D केसेस में आप दोनों तरफ परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। पहले ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं 3D केस की। तो देखो 3D केस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास मान लो क्या है, क्यूब है, ठीक है। ये मैंने कोई भी एक क्यूब कंसीडर करा है। तो अब मान लो अगर आपको एरिया वेक्टर बताना है, तो सरफेस का क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। मान लो अगर मैं ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, तो हमेशा बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस तरीके से। ये जो सरफेस होगा इसके जस्ट ऊपर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर जो हो गया ऊपर की तरफ हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। मान लो आपसे इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर पूछा जा रहा है, ये वाला जो है, ये वाला सरफेस जो है, ठीक है। तो इसका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो है अंदर की तरफ नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सरफेस से हमेशा आउटवर्ड होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये सारी चीज़ें। इन 3D फिगर्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular and outward to the surface,
ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इतनी चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। कोई भी सरफेस लोगे उससे बाहर की तरफ उसका क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो स्फीयर है, स्फीयर पे मैं यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया लिया और इसका एरिया वेक्टर देख रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ हो गया। यहाँ ये स्फीयर है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है बल्कि ये स्फीयर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया लिया तो इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। या यहाँ पर आप छोटा सा एरिया ले रहे हो तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होगा 3D के केसेस में, 3D ऑब्जेक्ट्स में हमेशा आउटवर्ड होगा, सरफेस के आउटवर्ड और परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। क्लियर है। एक और केस बता देता हूँ, जैसे मान लो सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, तो अगर आप ये वाला ऊपर वाला सरफेस लोगे तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर भी है सरफेस के और बाहर की तरफ भी है। नीचे वाले सरफेस के लिए अगर आप ले रहे हो तो नीचे की तरफ होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि आउटवर्ड लेना हमेशा, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं ले सकते सरफेस के, हमेशा आउटवर्ड। और ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और मान लो अगर ये जो उसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, उसका कहीं पर भी लेते हो, मान लो यहाँ पर मैंने एरिया कंसीडर करा तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ये यहाँ पर हो जाएगा, सरफेस के बाहर और हमेशा 90 डिग्री पर। क्लियर हो गई। तो आई होप आपको एरिया वेक्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। तो गॉस लॉ से पहले भी मैं आपको फ्लक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हम गॉस लॉ को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसको जब तक रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग फ्लक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि गॉस लॉ में हम उसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब कि किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। क्लियर हो गया इतनी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से। तो अब मैं मान लो कि इसका एरिया ए मान लेता हूँ, कैपिटल ए, इसका स्मॉल ए मान लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। अभी हम यूनिफॉर्म का केस देख रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने के अलावा दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इक्वी स्पेस होनी चाहिए, मतलब ये और ये फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस होना चाहिए सेकंड और थर्ड के बीच में और थर्ड और फोर्थ के बीच में, ठीक है। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उनके बीच में स्पेस जो होना चाहिए वो इक्वी स्पेस यानी कि इक्वल स्पेसेस होने चाहिए। क्लियर हो गया इतनी बात। और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल, स्ट्रेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस्ड। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी। अब देखो जो फाई है, फाई के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ये सरफेस है, इस सरफेस से देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल पास हो रही है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर है, तो ये इससे पास नहीं हो रही, मतलब ये इसके अंदर नहीं आ रही। तो टोटल इसमें से कितनी हो गई, 5 कितना हो गया, ये फर्स्ट सरफेस है मान लो और ये सेकंड है, तो फर्स्ट सरफेस से कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 4। इससे कितनी पास हो रही है, 1 2 3 पास हो रही है, तो 5 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी सरफेस से कितनी पास हो रही हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। और ये क्या है, सिर्फ एक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये किस तरीके की क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्यों हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर है। क्लियर हो गई इतनी बात, सिर्फ नंबर है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो फाई है फ्लक्स वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर से हम डील करते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता था, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, जो बड़ा वाला एरिया ए है वो इससे बड़ा है छोटे वाले से, ठीक है। इसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्लक्स होगा फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कैपिटल ए यानी कि एरिया के। क्लियर होगा इतनी बात। जितना ज़्यादा एरिया होगा उससे उतना ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। इसमें से 4 हुआ, इसमें से कितना हुआ, 3 हुआ,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बात है वो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर करते हैं। अब जो हम दूसरी बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो फाई का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने दो सेम एरियाज लिए हैं। ठीक है, सेम एरिया की क्या ली मैंने, ये सरफेस लिया है। ठीक है, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है, इसका भी ए बोल देते हैं, इसका भी ए बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि मान लो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से है, इसको मैंने बोल दिया E1, और इससे जो पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से, इसको मैंने बोल दिया E2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी स्ट्रेंथ है या फिर इंटेंसिटी आप बोलते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो E2 से ज़्यादा होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अब देखो एरिया दोनों का सेम है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखो एक बात हमें यहाँ से यही पता लगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। देखो इस केस में कितना हुआ फ्लक्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 5 1 = 6 हो गया, यहाँ से कितना हुआ 5 2 = 3। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमको मिला कि जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब तीसरी जो बात करनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे कि मान लो आपके पास ये सरफेस है, जैसे कि आपके पास ये सरफेस है और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से है। क्लियर हो गई इतनी बात? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर हो गई? तो इसका जो ये एंगल है, मान लेते हैं इसका जो एंगल है वो कितना है, ये थीटा एंगल है। ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जिसको हम काउंट कर रहे हैं और जिसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब इस केस में तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर जा रही है, वरना अभी जो हमने प्रीवियस केसेस देखे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही थी जो कि परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मान लो अगर एंगल थीटा है तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, क्या मैं इसको ई कॉस थीटा बोल सकता हूँ, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये कौन सा हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, तो आपको हमेशा जो अपनी कंसीडरेशन में लेना है कि मान लो अगर थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो आपको जो कंसीडर करनी है कौन सी करनी है, ई कॉस थीटा वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इस सरफेस के नॉर्मल है और वही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ई कॉस थीटा आपको हमेशा कंसीडर करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीज़ देखी, अब इस वाले केस में क्या हो गया, हमारा जो फाई हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई कॉस थीटा के, ना कि ई के बराबर। ई के बराबर तो हो गई, लेकिन अगर एंगल की बात हो रही है, उसमें थीटा एंगल की बात हो रही है तो हम कॉस थीटा वाला उसका कॉम्पोनेंट लेंगे। तो ये यहाँ से आपको ये बात पता चल गई। ठीक है, तो एक ये वाली बात हो गई। और मान लो अगर नॉर्मल भी जा रही है तो उस केस में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो थीटा होगा, ये थीटा होगा किसके बीच में, थीटा इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो ये शीट है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट जा रहा है ये भी क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में क्या एंगल हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और उसके बीच में एरिया के वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आ रही है तो वैसे ही क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तब उस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ ई के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक तो ये देखा, एक ये देखा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एरिया के जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो अब उसकी जगह पर ये आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मैं अगर इन दोनों को मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के बाद जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू आप 1 समझ सकते हैं, तो ई ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर हो गई बात। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो आपका एरिया है और थीटा की वैल्यू। थीटा मैंने आपको बता दिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कंसिडर करेंगे। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मान लो अगर ए बी कॉस थीटा कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट ए, क्योंकि किसी भी चीज़ के डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपेंड करोगे, दो वेक्टर्स हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, इन दोनों को जब एक्सपेंड करोगे इनका डॉट प्रोडक्ट तो आपको ई ए कॉस थीटा मिलेगा। तो ई ए कॉस थीटा हो गया, और इसकी जो दूसरी फॉर्म है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी कोई भी क्या है जो है मतलब डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो आप वो है क्या बोलते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सॉरी यूनिट जो है, यूनिट आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी फाई की वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गई आपकी फाई की यूनिट, और वोल्ट पर मीटर से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या था वो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ई डॉट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने देखी। अब आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इस केस में ये जब आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आपको जो चीज़ देखनी वो ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गई, क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका थीटा एंगल है, थीटा एंगल किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो दो कंसिडरेशन है ये इस फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप फ्लक्स निकालने के लिए ये कॉस थीटा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको दिमाग में क्या ध्यान रखनी है कि ये फील्ड कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैंने बता दी कैसे होती है, किस तरीके से होती है। दूसरी चीज़ जो थीटा एंगल है, यानी कि थीटा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, थीटा एंगल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो ये इसके कंसिडरेशंस थे, और इससे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है जो हमें देखना है, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। वैसे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस पर कोई भी क्वेश्चन 8 में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, गॉस लॉ की बात कर लेते हैं। आपको सारी फ्लक्स की चीज़ें पता लग गई। अगली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन होंगे जो फ्लक्स के ऊपर होंगे। किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर। उसकी अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि गॉस लॉ किस तरीके से अप्लाई करें अलग अलग केसेस के लिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से निकालना आ जाए। और मेरी इस बात की गारंटी कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में किसी भी सरफेस के लिए, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सारे जितने भी हैं। ठीक है, सॉलिड हो गया, जितने भी सरफेसेस हैं उनसे किस तरीके से गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। आप बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल लोगे। और क्योंकि देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं गॉस लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए, दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि आप सारे केसेस याद करो और सारे फॉर्मूले याद करो, और वो केसेस और फॉर्मूले लगभग 18 से 20 बन जाते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूले आप हमेशा याद नहीं रख सकते क्योंकि अभी तक उनमें से बहुत सारे केसेस से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो आगे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर गॉस लॉ अच्छे से समझ आ गया और कोई भी फॉर्मूला निकालना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसी भी सरफेस के लिए जो आपको केस दिया होगा, तो आपका आराम से न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लेक्चर्स को रोज़ देखना है। अब गॉस लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी चार्ज है और आप कोई भी एक सरफेस कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर कंसीडर करा है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज करा है, मैंने क्या करा, एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पर बना लिया। ये क्या है, इमेजिनरी सरफेस है। क्लियर हो गई। ठीक है, कैसा सरफेस है, इमेजिनरी, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम होता है उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज भी जो है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा।
ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो मैंने एक तरीके का इमेजिनरी सरफेस बनाया है जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, और जो इसके अंदर क्या है, चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, तो आपको पता है प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो जो फाई होगा उसे हम बोल सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे ही हम, इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर क्यू चार्ज है, क्यू इन मतलब क्यू इनसाइड। ठीक है, टोटल जितना चार्ज है उसके अंदर, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज जितना है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको टोटल फ्लक्स उस सरफेस से मिल जाएगा कि उस सरफेस से टोटल पास होने वाला फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमने प्लस क्यू लिया है चार्ज अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या है, क्यू इन जो होता है, क्यू इन क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, जो भी आप इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बार? अब मान लो अगर यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस होते, ये प्लस क्यू हो गया, ये प्लस 3 क्यू हो गया, यहाँ -2 क्यू हो गया, तब उस केस में आप क्या करोगे, इनका नेट सम निकालोगे। क्यू और प्लस 3 क्यू कितना हो गया, 4 क्यू हो गया, 4 क्यू में से 2 क्यू को माइनस करोगे तो नेट कितना आ जाएगा, चार्ज, टोटल चार्ज 2 क्यू आ जाएगा। तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, टोटल चार्ज जितना भी होगा इसके अंदर वो आपको रखना है। 1 चार्ज दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, सबको आपको ऐड कर देना है। क्लियर हो गई इतनी बार? तो ये थी हमारी गॉस लॉ की कहानी। क्लियर है? तो गॉस लॉ इस मेथड से भी निकाला जाता है। ठीक है, गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ की मदद से हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो वाला फॉर्मूला देखा, ई ए कॉस थीटा, और एक हमारा फॉर्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो गॉसियन सर्विस की प्रॉपर्टी है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ नोट्स बनाइए इसके और इसको रिवाइज भी कीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नई नई वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपको मिलते रहे। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।